Q&A का 2 सेट मैंने बनाया आज, 10 क्वेश्चन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो एक एक को हम बारी बारी करते हैं। सेट 1 में हमने कुछ नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आज के डेट में कोई भी इंटरव्यू आप अटेंड करते हो तो क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है और कोई फिक्स दायरा नहीं है, फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता है। किसी भी इंटरव्यू में कोई फिक्स कंटेंट नहीं है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि हाँ यहीं से इतने टॉपिक में से क्वेश्चन किया जाएगा, है ना। बट स्पेसिफिक जो हमारे कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अगर कोई भी क्वेश्चन करता है, किसी लेवल का क्वेश्चन रहता है तो हम उसका आंसर दे पाते हैं स्मूथली। सबसे पहले चीज, इंटरव्यू को हमें बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना होता है और बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। और जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हो, जो क्वेश्चन आपके होते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसको नॉर्मली आपको आंसर देना है। जैसे हम आपको कोई चीज पढ़ाते हैं, कोई चीज हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही आपको समझाना है, ना कि आपको उसको पूरा मेमोराइज करना है, रट्टे मारना है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आपको आंसर देना, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा एक्सप्लेन करना कि अगले को समझ में आ जाए, बस आप करना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो जो ये सेट 1 है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। दूसरा चीज क्या है, कुछ लोगों ने हमें 2-3 लोगों ने हमें कमेंट किया था कि उनको आईटी सपोर्ट के लिए क्वेश्चन चाहिए या टेक्निकल सपोर्ट के लिए। मैं एक चीज फिक्स कर दूं, आपको बता दूं कि चाहे आईटी सपोर्ट हो, चाहे डेस्कटॉप सपोर्ट हो, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, है ना, चाहे हेल्प डेस्क सपोर्ट हो, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस ही रहते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन कोर्सेस होते हैं, कुछ सिमिलर कंटेंट रहते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो डे बाय डे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स क्वेश्चन है कि इतने इसी में से ये टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए हम अप्लाई करेंगे तो वहां से आएगा। डेस्कटॉप में फिक्स क्राइटेरिया, एक समय था डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए केवल हार्डवेयर और नेटवर्क प्लस मांगा जाता था कंपनी में, कि एक डेस्कटॉप का एक फिक्स क्राइटेरिया हुआ करता था। आज के डेट में ऐसा नहीं है। कोई कंपनी आपको हायर करती है तो आपको मल्टी टैलेंटेड समझ के हायर करती है कि आप हर चीज मैनेज कर पाओगे। आपको सर्वर का भी नॉलेज रहेगा, आपको नेटवर्क का भी नॉलेज रहेगा, आपको हार्डवेयर का भी नॉलेज रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नॉलेज रहेगा, साथ में क्लाउड कंप्यूटिंग का भी नॉलेज एटलीस्ट लाइटली होना है आपको, ठीक है। एक डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जाएंगे तो वहां पे सर्वर में बहुत डीप नॉलेज आपको होना है, साथ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज रखना है, नेटवर्क का नॉलेज रखना है, वर्चुअलाइजेशन का नॉलेज रखना है। तो फिक्स कुछ भी नहीं है। तो आप ये दायरा क्यों फिक्स कर रहे हैं कि टेक्निकल सपोर्ट हमें जाना है तो हमें ये उसके लिए क्वेश्चन, हमें आईटी सपोर्ट में जाना तो उसके लिए क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को अपने इंटरव्यू का क्वेश्चन आप समझ के आप इस तैयारी करिए, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो डेस्कटॉप सपोर्ट हो, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्या क्या आपको टॉपिक करने हैं अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्यों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों के कमेंट की वजह से, ठीक है। देखो, चाहे डेस्कटॉप हो, मैं फिर से यहां पे लिख के समझा रहा हूं, आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी हो इसमें से, ठीक है। आपको हार्डवेयर बेसिक नॉलेज, नेटवर्किंग बेसिक, नेटवर्क प्लस जिसे बोलते हैं, ठीक है, नेटवर्क प्लस सीसीएनए, एमसीएस से, आउटलुक, ठीक है, ये कॉमन होता है। इसके बाद वीएमवेयर, ये वीएमवेयर क्लाउड स्पेशली अगर आप एंड लाइनेक्स अगर हम बात करें, ये अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जा रहे हो तो ये भी आपको नॉलेज रखना है, नहीं तो ये तो कॉमन है सभी के लिए, इतना इसमें कुछ पूछने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बेसिक हार्डवेयर, नेटवर्क प्लस, सीसीएनए, एमसीएस से, आउटलुक, आउटलुक मेल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है
ये, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, ये पूछना ही नहीं, इसको आप तैयार करके रखना है। इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपको VMware के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफिस 365 हो सकता है, अज्योर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे रिलेटेड, या AWS से रिलेटेड भी हो सकता है क्वेश्चन, मतलब दोनों में से ये क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अज्योर या AWS को प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, और ऑफिस 365। तो ये चीजें हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपसे IT सपोर्ट के लिए डेस्कटॉप, राइट। चलिए, तो हम ये कॉमन आप समझिए, जो ये हो रहा है, जो भी IT सपोर्ट के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है समझिए उसके लिए, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तैयारी कर रहा है वो समझिए उसके लिए, जो ये डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए तैयारी कर रहा है वो समझिए उनके लिए भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आप जब इंटरव्यू अटेंड करते हो सबसे पहले आपका रोल मालूम होना चाहिए। रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या करना होता है। आपसे इंटरव्यूअर पूछ भी सकता है इंटरव्यू में कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है कंपनी में। अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हो यहाँ पे इस कंपनी में, तो आपका रोल क्या होगा, आप काम क्या करोगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझाना कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक फिक्स क्राइटेरिया तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यस कुछ कॉमन रिसोर्सेस होते हैं जिनको उनको करना रहता है, कॉमन टास्क होता है। कॉमन टास्क में क्या होता है, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर्स के बारे में, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना है, और एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज के बारे में नॉलेज होना है, ऑथेंटिकेशन के बारे में नॉलेज होना है, नेटवर्क के बारे में नॉलेज रखना है, वर्चुअलाइजेशन के बारे में नॉलेज रखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नॉलेज रखना है। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ये रोल होता है। हमारे कंपनी के सारे मशीन से लेके नेटवर्क रिसोर्सेज जितने हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। तो अगर आपको एक्सप्लेन करना तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि सबसे पहले तो ये बोलोगे कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक फिक्स दायरा तो नहीं होता है, बट एक कॉमन रिसोर्सेस उनको मैनेज करना होता है। जैसे कि कंपनी के अंदर जितने मशीन्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, क्लाउड सर्विसेज होते हैं, ऑथेंटिकेशन या एप्लीकेशंस, तो ये सारा जो देख रेख होता है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बता सकते हैं कि अगर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर है, कोई यूजर लॉगिन नहीं हो रहा है, वहां पे प्रॉब्लम है, तो वो भी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको सही करना, ठीक है। और कोई फाइल सर्विसेज है या कोई सर्विसेज अगर नहीं काम कर रही है तो वहां पे भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है, ठीक है। तो ये रोल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज फायरवॉल। ये सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको मालूम होना चाहिए फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल के बारे में, अगर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन भी अगर आपको आ जाएगा एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। CCNA में आप पढ़ने वाले हो फायरवॉल, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल प्रिवेंट कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर रिसोर्सेस, है ना। दो क्या करता है, अलग अलग कनेक्शन है उनको, एक तो लोड बैलेंस। मैं ऐसे सिंपल भाषा में समझा दूं, फायरवॉल का काम क्या होता है। सबसे पहला काम होता है, अगर दो हमारे पास रिसोर्सेस कोई हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो यहाँ पे ऐसे कि दो हमारे नेटवर्क है, एक एयरटेल का है ब्रॉडबैंड, एक जियो का है, और मैं चाहता हूं दोनों को यूज करना। नॉर्मली क्या होता है, अगर एक स्विच में आप लगाओगे, एयरटेल को भी लगाओगे और इसको लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, एक ही काम करेगा, एक नहीं काम करेगा, दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, दोनों के रिसोर्सेज के सेम टाइम हमें एक्सेस करना है। तो उस समय हम क्या करेंगे, एक फायरवॉल लगाएंगे यहाँ पे, और इनको फायरवॉल से कनेक्ट कर देंगे। वहां पे वैन पोर्ट रहेगा, वैन पोर्ट में इसको दोनों फायरवॉल को हम कनेक्ट कर देंगे, और लैन पोर्ट यहाँ से रहेगा, लैन पोर्ट में हम यहाँ से स्विच को कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, दोनों का लोड बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से होके स्विच में आ जाएगा। दूसरा चीज क्या है, इस स्विच से अगर अलग अलग कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट कर रखे हैं और आप चाहते हो कि कुछ एक स्पेसिफिक कंप्यूटर्स में आप लिमिटेड बैंडविड्थ सेट करना चाहते हो कि इनको इतना एमबीपीएस या इतना जीबीपीएस स्पीड जाना चाहिए, तो वो भी काम हम यहाँ पे फायरवॉल में कर सकते हैं। तो फायरवॉल का काम क्या होता है, एक तो सबसे बड़ा काम होता है लोड बैलेंसर का काम करता है, दूसरा क्या होता है, सिक्योरिटी प्रिवेंट करता है, फिल्टर करता है। तो यहाँ पे फायरवॉल प्रिवेंट
connection between two or more resources, right? It basically block any incoming or outgoing traffic. मतलब कोई यहाँ पे क्या है, आपके एनवायरमेंट से अगर कोई बाहर में भेज रहा कोई थ्रेड या कुछ भी, तो वो भी ब्लॉक कर देगा। अगर बाहर से अंदर को आ रहा है वो भी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो कोई भी स्पैम या कुछ भी है तो फिल्टर कर देता है। फायरवॉल कम इन टू फॉर्म, सॉफ्टवेयर फायरवॉल एंड हार्डवेयर फायरवॉल। जब आप विंडो में देखते हो, विंडो सर्वर में, वहां पे कभी कभी वो इंटरनेट ब्लॉक करता है, तो आप क्या करते हो, फायरवॉल को टर्न ऑफ करते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप वहां फायरवॉल का रूल सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फायरवॉल को क्या क्या बताएंगे। फायरवॉल दो फॉर्म में होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल एंड हार्डवेयर फायरवॉल। और ये क्या करता है, ब्लॉक करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। दूसरा चीज क्या करता है, ये लोड बैलेंसर का काम करता है। तीसरा बैंडविड्थ को सेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमेशा, ठीक है। HTTP और HTTPS में अंतर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, कभी कभी SMTP क्वेश्चन किया जाता है। SMTP और POP3 या IMAP के बारे में, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल HTTP और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये दोनों का फुल फॉर्म होता है। और HTTP का पोर्ट नंबर आपको याद रखना है, इसका पोर्ट नंबर 80 होता है और इसका पोर्ट नंबर 443 होता है, आई थिंक, यस 443 इसका पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। तो अगर HTTPS, अब होता क्या है, जैसे कोई आप URL पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो HTTP कॉमन होता है, हर एक वेबसाइट के लिए कॉमन होता है HTTP। बट अगर आपको वेबसाइट को सिक्योर बनाना है तो वहां पे HTTPS का आपको यूज करना रहेगा। तो HTTPS is a secure version of HTTP protocol that allow for identify verification and low level encryption using TCP port number 443। मतलब क्या होता है, जब आप HTTPS करते हो, वहां पे अगर कोई यूजर या कुछ एक्सेस करना चाहता है तो वहां पे ऑथेंटिकेट करेगा, वेरीफाई करेगा उसको, उसकी आइडेंटिटी की यूजर वैलिड है कि नहीं है इसके लिए, ठीक है। और एनक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन का मतलब आप जानते ही हैं, एनक्रिप्ट हो जाएगा। अगर आप अनऑथराइज्ड यूजर हैं तो क्या हो जाएगा, अनक्रिप्ट हो जाएगा, राइट। एनक्रिप्ट हो जाएगा तो आप वहां पे एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, आप इसको कर सकते हैं। HTTP कॉमन है और ये सिक्योर है। यहाँ देखिए, दिस प्रोटोकॉल मोस्टली यूजेस TCP पोर्ट नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज DOS। DOS का पूरा नाम होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज, राइट। ये एक तरह का अटैक होता है, राइट। अटैक इज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम बीइंग एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। प्रिवेंट करेगा उसको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए और एनी अदर नेटवर्क सर्विसेज। ये क्या करता है, एक ऐसा अटैक होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देगा किसी भी यूजर को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या कोई भी नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, कोई भी नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस करने के लिए। मेनी मे कम इन डिफरेंट फॉर्म एंड आर कॉमनली परफॉर्म बाय हैकर्स। तो जैसे आप देखते हो, कभी कहते हैं हमारा ये मोबाइल हैक हो गया, चाहे सर्वर हैक हो गया। सर्वर इतना जल्दी हैक होता नहीं है, ज्यादातर नेटवर्क रिसोर्सेज को हैक करते हैं हैकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक उसमें से एक कॉमन हैकर्स के लिए हथियार होता है ये अटैक, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। DOS क्या है, DOS क्या है, एक अटैक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या है, ये किस टाइप का अटैक क्या करता है, सबसे मेन कॉमन इसका क्या होता है, प्रिवेंट कर देता है क्या, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए और नेटवर्क रिसोर्सेस एक्सेस करने के लिए। जैसे कोई नेटवर्क है, पता चला यहाँ पे हमारा एनवायरमेंट है और यहाँ पे हम कोई नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ये प्रिवेंट कर दिया तो आपस में यहाँ नेटवर्क हमारा काम ही नहीं करेगा,
ठीक है, इंटरनेट रिसोर्सेज जो भी आ रहे हैं उनके द्वारा जो भी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सोल्यूशन नहीं है इसमें बताया गया। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज DOS, तो उसका सोल्यूशन, उसका आंसर ये है कि एक अटैक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग, जब आप राउटर यूज करते हो तो अगर मल्टीपल राउटर है ना, तो राउटर का फंक्शन क्या होता है। अगर यहाँ क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है व्हाट इज राउटर, तो राउटर एक स्मार्ट डिवाइस होता है जो जिसमें हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। उसके मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्लास के आईपी को भी हम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। मतलब एक राउटर के द्वारा नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर दो अलग अलग नेटवर्क हमारे पास है, CCNA में पूरा डीप में पढ़ने वाले हैं आप लोग ये, और यहाँ पे देखिए अलग अलग हमारा ये एड्रेस है। एक हमारा 10.0.0. इस नेटवर्क में है, एक हमारा 172 है ना .16.0. ये नेटवर्क में है। अब होगा क्या, अब यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करेंगे तो ये नेटवर्क क्या कम्युनिकेट होगा, नहीं होगा। बट अगर राउटर है, यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल हम लगा देंगे तब ये कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसमें एक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं जो राउटिंग टेबल बनाता है। राउटिंग टेबल में ये सारे जितने पाथ होते हैं, जिनके जितने नेटवर्क होते हैं, सबका आईपी एड्रेस यहाँ पे एक आईपी टेबल बन जाता है। ठीक है, तो कब होता है, ये कैसे पॉसिबल है, राउटिंग टेबल के द्वारा। तो ये 3 तरह के राउटिंग होते हैं बेसिकली, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। राउटिंग क्या है, राउटर का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, उस राउटर से जितने नेटवर्क हैं उनका एक आईपी टेबल बन जाता है। अब वो आईपी टेबल कैसे काम करेगा, वो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करने के बाद, चाहे आप स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहे हो या डायनेमिक राउटिंग यूज कर रहे हो, डिफॉल्ट राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग अगर हम यूज करेंगे तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल यूज होंगे, जैसे कि RIP, EIGRP, OSPF, ये सब प्रोटोकॉल, BGP, ये सब प्रोटोकॉल की मदद से हम आईपी टेबल को यहाँ पे कर सकते हैं कि कैसा नेटवर्क हमें करना है। ठीक है, राउटिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स राउटिंग, स्टैटिक, डायनेमिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग। इसका आंसर ये है। आपसे जब क्वेश्चन किया जाता है आपको स्पेसिफिक आंसर देना होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना है। हाँ, अगर आप पूरा फुली कॉन्फिडेंट है उसके बारे में तो आप एक्सप्लेन करते रहिए। ठीक है, उसके बारे में पूरा एक स्पेसिफिक आंसर दीजिए। इसके बाद जो है यहाँ पे, यस, व्हाट इज डिफॉल्ट राउटिंग, जैसे कि मैंने बताया स्टैटिक, डायनेमिक एंड डिफॉल्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो डायनेमिक राउटिंग ही होता है। मतलब रियल टाइम हम लोग डायनेमिक राउटिंग को यूज करते हैं क्योंकि उसमें हम प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, EIGRP या OSPF। ठीक है, डिफॉल्ट राउट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट एस्टैब्लिश फॉरवर्डिंग रूल्स फॉर पैकेट्स व्हेन नो स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ a next hop host अवेलेबल। मतलब क्या है, जब हमारा कोई नेक्स्ट हॉप काउंट नहीं होता, एक राउटर है, इसका डेस्टिनेशन जो है, जैसे मान लो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ, अब इसके बाद कोई डेस्टिनेशन नहीं है, नेक्स्ट हॉप नहीं है, क्या, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लाइंट PC अनेबल टू लॉग इन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स, है ना। एक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स है, देखिए एक विंडो सर्वर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये सर्वर रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे सर्वर है और ये हमारा क्लाइंट है, यहाँ पे कोई यूजर बना हुआ है, एक यूजर है यूजर 1, इसका पासवर्ड यहाँ पे, एंड यूजर 1 इज नॉट एबल टू लॉग इन दिस क्लाइंट PC। तो क्या क्या इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है क्योंकि ये लॉग इन नहीं हो रहा है, हो सकता है ये सर्वर इसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है तो ये ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये ऑथेंटिकेशन केरबरोस प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा क्या होता है, ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करता है सर्वर क्लाइंट PC को, वो नहीं हो रहा है। दूसरा, नेटवर्क डिसकनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब पहले तो ज्वाइन है लेकिन अभी ये कांटेक्ट नहीं कर रहा है, नेटवर्क से डिसकनेक्ट हो गया है, चाहे वो फायरवॉल का इश्यू हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, आप सबसे पहला काम तो क्या होता है, आप नेटवर्क चेक करो और पिंग करके देख लो, दोनों सर्वर और क्लाइंट को हम पिंग करके देखेंगे। अगर कोई ऐसा आपसे क्वेश्चन करता तो आप कहेंगे
कि ये कॉज हो सकते हैं इसके ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम, नेटवर्क डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम या फायरवॉल इशू। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप सोल्यूशन बोलोगे कि आप पहले तो कम्युनिकेशन चेक कर लो, दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी आईपी एड्रेस क्लाइंट का है और सर्वर का कम्युनिकेशन करके हम देख लेंगे उसको। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है उसके बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो हो सकता है वहां पे कि यूजर का पासवर्ड एक्सपायर हो गया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप उसको रीसेट कर दो। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? रीसेट कर देगा पासवर्ड, तब हो सकता है वो लॉगिन हो जाए। कभी कभी अगर स्टैटिक आईपी आपने डाल रखा है यहाँ पे तो डीएनएस का आईपी चेंज हो जाने से भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आईपी कॉन्फ्लिक्शन से भी प्रॉब्लम होती है, आईपी कॉन्फ्लिक्ट होती है, आईपी कहीं और यूज हो रही होगी। ठीक है, तब भी ये इशू आ सकता है। तो कई सारे इसके इशू है, कई सारे इसके सोल्यूशन है। फिलहाल जब अभी जब प्रैक्टिस विंडो सर्वर में एमसीएसए में आप करेंगे तो ये खुद आपको देखने को मिलेगा ये सब इशू। ठीक है, फिलहाल अभी अगर आप आंसर देना किसी का तो ऐसे आपको आंसर देना है। ये 2-3 कॉमन इसके प्रॉब्लम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बड़ा इजी है। ज्यादातर डेस्कटॉप या आईटी सपोर्ट की बात करें वहां पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो वर्क ग्रुप क्या होता है? एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है जहां पे कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं होती है। हर कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबके पास अपना यूजर और पासवर्ड होता है। सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करा सकते हैं, है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रिंटर कहीं पे लगा हुआ है, प्रिंटर को हमने शेयर कर रखा, कहीं से भी आप बैठ के प्रिंट कर सकते हैं, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं होती है। बट वहीं पे जो डोमेन होता है, डोमेन में क्या होता है? एक सर्वर होता है, बाकी सभी क्लाइंट होते हैं। तो जो भी क्लाइंट पे टास्क होता है सभी सर्वर के परमिशन के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए इसको हम एक सेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं और ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज सबनेटिंग? सबनेटिंग क्या होता है? सीसीएनए में क्या नेटवर्क प्लस में भी आप पढ़ोगे। सबनेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर नेटवर्क में अच्छे से आपको जाना है तो सबनेटिंग बड़ा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग को। ठीक है, तो एक बड़ा नेटवर्क अगर है, सबनेट क्या करता है? एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देना। मतलब एक स्पेसिफिक एक ही रेंज का आईपी है, उसी को हम छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा? आपका एक तो सिक्योर रहेगा नेटवर्क, कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, फास्ट काम करेगा। ठीक है, और ये भी इजी टू ट्रबल शूट करने में भी आपको इजी रहेगी। सबनेटिंग में जैसे मान लो एक सेल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ 50 कंप्यूटर तो 50 आईपी यहाँ से हो गया। वो डिपेंड करता है, जब हम सबनेट करते हैं तो वो डिवाइड करना रहता है हमें कि एक रेंज हमारे पास है, कोई भी एक रेंज है, एक रेंज है और इसको हमें 3 नेटवर्क में करना है या 7 नेटवर्क में करना है या 5 नेटवर्क में करना है, कितने नेटवर्क में, या 4 नेटवर्क में करना। अभी देख रहे हैं 4 नेटवर्क। तो कैसे? जैसा कि आप क्लास सी का आईपी देख रहे हो तो यहाँ पे क्या रहता है? क्लास सी 32 ये रहता है। तो 3 नेटवर्क 32 इसका CIDR होता है। तो अगर 4 नेटवर्क है तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे हम? ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पढ़ेंगे हम लोग सबनेटिंग में, डीप में पढ़ेंगे आप सीसीएनए में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी मैंने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 10 क्वेश्चन लिया सेट 1 में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, पहली बात ये। दूसरा चीज, क्वेश्चन डिवाइड मत करो, इसको कैटेगराइज मत करो कि डेस्कटॉप में यही स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यही आएगा। कॉमन क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने बताया बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए हैं हमने, और ये सभी डेस्कटॉप में भी आ सकता है। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जॉब अटेंड किया था, इंटरव्यू अटेंड किया था, उसमें पूछा गया था ये ऑथेंटिकेशन जो मैंने बताया यूजर का। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा था। फिर पिंग नहीं हो रहा है, कोई मशीन पिंग नहीं हो रहा सेम आईपी, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है? रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एक सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बड़े नहीं, और कभी बड़े भी क्वेश्चन रहते हैं। तो हर क्वेश्चन को अपना एक टारगेट बनाना, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है उसको अपना बनाने की कोशिश करिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। ठीक है।